Hello my dear student, once again welcome back to A Square classes. Today we are going to continue our next part of this chapter, next part of this lesson. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल टर्म्स रिलेटेड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। लास्ट लेक्चर सबको याद होगा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, हम लोगों ने वो देखा था। फिर उसमें हम लोगों ने देखा था कि सॉलिड बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक टाइप के सॉलिड को बोलते हैं, जल्दी से बोलो क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड, दूसरे को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब बोलने से कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि आंसर मैंने खुद बता दिया। दो टाइप के सॉलिड होते हैं, एक को बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड, दूसरे को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर पूछेंगे एमॉर्फस क्या होता है, क्रिस्टलाइन क्या होता है। चलो मैं पूछ नहीं रहा। अब उसमें से हम लोग को जो ट्रू सॉलिड थे उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो ट्रू सॉलिड होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड, फिर तुम्हारे मन में आंसर आ रहा होगा, चलो पूछ देता हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड है क्या। तो वैसे सॉलिड जिसका एक फिक्स और रेगुलर अरेंजमेंट होता है, फिक्स शेप या ज्योमेट्री होता है, उसी टाइप के सॉलिड को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, फिर हम लोगों ने आगे पढ़ा था टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसमें चार टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड थे। बेसिकली आयनिक थे, कोवलेंट थे, मेटेलिक थे एंड मॉलिक्यूलर थे। उसमें मैंने पढ़ा था कि कौन से ऐसे टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें ओनली वन टाइप के रेडियस होंगे, एक ही टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे। तो उस ऑप्शन अपना क्या आंसर क्या था कि जो मेटेलिक होंगे उसमें ओनली वन टाइप के रेडियस होंगे। और अदर की हम लोग बात करें, जिसमें हम लोग को सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ना था, जिसमें एक अलग कैटायन होंगे, दूसरे एनायन होंगे। कैटायन का अपना रेडियस होगा, एनायन का अपना रेडियस होगा। बेसिकली हम लोग उसको आगे पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और उसमें दो डिफरेंट टाइप के रेडियस होंगे, जिसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या था, एग्जांपल ऑफ दिस आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। टोटल 5 एग्जांपल हम बताए थे। चलो तुम तब से आंसर देने के लिए उतावले हो रहे थे, बता दो वो 5 टाइप के कौन कौन से थे। NaCl वो मुझे भी पता है, बाकी बताओ। तो सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड Na2O एंड फोर्थ कैल्शियम फ्लोराइड CaF2। दीज 5 एग्जाम्पल जो आपके नीट और जेईई मेन के सिलेबस में है। फिर यहाँ पे कुछ जनरल टर्म्स आते हैं या के क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोग आयनिक टाइप के सॉल्ट को पढ़ने वाले हैं। अब उसको समझने के लिए कुछ कई सारे वर्ड हैं, कुछ कई सारे टूल्स हैं, हम लोग उस टूल्स को पढ़ते हैं। टूल्स ना बोल करके मैं टर्म्स बोल रहा हूँ। आज की क्लास का हेडिंग भी है जनरल टर्म्स रिलेटेड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब टूल्स पे आने के लिए फिर से एक कहानी जैसा हम लोग समझते हैं, पहले आप समझिए, फिर अगर पसंद आए तो पढ़िएगा, नहीं पसंद आए तो फिर पढ़ लीजिएगा। पढ़ना तो आपको है ही और मुझे भी पढ़ाना है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाओ हम लोग पढ़ते हैं। कुछ टर्म्स है, समझो, बता रहा हूं ये समझो। ये इसके पीछे ब्लैक बोर्ड के पीछे जो वॉल है, ब्लैक बोर्ड के पीछे जो वॉल है वो कई ईंट से बनी हुई होगी, ब्रिक्स से बनी हुई होगी। अब जैसा उस ब्रिक्स का डिजाइन होगा, जैसा उस ब्रिक्स का क्या होगा, डिजाइन होगा, उसी शेप का आपको वॉल पे डिजाइन मिलेगा। ध्यान से देखना। यहां पे हम लोग सोचते हैं कि जो भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, जैसे हम लोग कई बार कल से ही NaCl क्रिस्टल को देख रहे थे। समझो अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, ये समझो एक सोडियम क्लोराइड का कोई एक क्रिस्टल है। समझो एक सोडियम क्लोराइड का आपका क्या है, क्रिस्टल है। अभी मैं बता देता हूं, 1-2 लेक्चर के बाद आपको खुद समझ में आ गया। इसमें एक सोडियम आयन, ये बेसिकली मैंने क्या कहा था, या तो आप Na+Cl- लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो। कभी आप इसको NaCl बॉन्ड के जैसे नहीं लिखते। अब इस सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में इनिशियली मैं आपको हेल्प कर रहा हूं कि एक सोडियम सराउंडिंग के 6 क्लोरीन से घिरे होते हैं, अटैच होते हैं, टच में होते हैं। और दूसरा एक क्लोरीन सराउंडिंग के 6 सोडियम से क्या होते हैं, सराउंडेड होते हैं। समझो अगर कोई एक सोडियम आयन है लाइक दिस, तो इसके पास में दिस इज योर क्लोराइड आयन, दिस इज योर क्लोराइड आयन, दिस इज योर क्लोराइड आयन, दिस इज योर क्लोराइड आयन। एक क्या हुआ, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, एक फ्रंट में होगा, दूसरा बैक में होगा। फ्रंट वाले को मैं ऐसा दिखा रहा हूं और दूसरा क्या बैक। क्लियर है। फिर सराउंडिंग में क्या होगा कि जो एक क्लोराइड है वो सराउंडिंग के 6 सोडियम से क्या होंगे, टच में होंगे। तो देखो ये क्लोराइड एक सोडियम, तो दूसरा सोडियम ये होगा, एक इसके बॉटम में होगा Na+, तो एक इसके ऊपर में होगा। अब एक इसका
टॉप और एक इसका क्या टॉप और बॉटम, एक इसका फ्रंट एंड बैक बना देता हूं, तो एक इसका क्या हो गया फ्रंट और दूसरा इसका क्या हो गया सेम। मतलब कुछ एक ऐसे पॉइंट आ रहे हैं जहां पे आयन अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होंगे। ये कुछ एक ऐसे पॉइंट आ रहे होंगे जहां पे आयन अपने आप को क्या कर रहे हैं प्रेजेंट कर रहे हैं, जहां पे आयन प्रेजेंट है, जहां पे आयन अवेलेबल है। किसी भी अब इसी टाइप से एक सराउंडिंग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा और उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में कई सारे एटम अपने प्लेस को रिपीट कर रहे होंगे। ध्यान से देखना। तो इस क्रिस्टल का कोई भी एक सोडियम ले लो, वो सराउंडिंग के 6 क्लोरीन से सराउंडेड होंगे, और कोई भी एक क्लोरीन ले लो, वो सराउंडिंग के 6 सोडियम से सराउंडेड होंगे। बोलो हाँ या ना। यहां तक समझ में आ रही है, तुमको डिनाई नहीं कर सकते हो। कोई भी एक सराउंडेड होगा, और वो जो प्लेस जहां पे या तो आप सोडियम को रख रहे हो या तो क्लोरीन को रख रहे हो, मतलब ये इंटायर क्रिस्टल में, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, 3 डायमेंशनल स्पेस में वो पॉइंट जहां पे आप किसी मेटल को, जहां पे आप किसी आयन को रख रहे हो, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज स्पेस लैटिस। That point is called as space lattice। मतलब किसी भी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एनी सॉलिड जहां पे आप किसी एटम, आयंस या मॉलिक्यूल को रख रहे हो, उसी को क्या बोलते हैं स्पेस लैटिस। उस खाली जगह को बोलते हैं। और एक स्पेस लैटिस का सेम इन्वायरमेंट होगा जैसे सारे का होगा। जैसे समझो आप किसी स्वीट्स होम पे आप स्वीट्स लेने के लिए गए, तो आप क्या बोलते हो, भैया ये कैसे दिया, ये कैसे दे रहे हो, ये कैसे दे रहे हो। जो भी आप एक सिलेक्ट करते हो कि आपको ये स्वीट्स परचेज करना है, आप कहते हो थोड़ा टेस्ट करके बताना, तो टेस्ट कराना। तो समझो आप कोई भी ले रहे हो, आप गुलाब जामुन ले रहे हो, तो आप एक गुलाब जामुन टेस्ट करते हो। क्या ऐसा है कि हर गुलाब जामुन में से सबड़ी के बैर के जैसे थोड़ा थोड़ा गुलाब जामुन टेस्ट करते हो? नहीं, क्योंकि जिस कंटेनर में वो स्वीट्स रखी हुई हो, हर स्वीट्स का वही टेस्ट होगा जो हर गुलाब जामुन का होगा। और किसी एक गुलाब जामुन को आप टेस्ट करो, आपको सारे गुलाब जामुन के टेस्ट पता चल जाते हैं। सिमिलरली किसी भी क्रिस्टल में किसी एक लैटिस पॉइंट का, स्पेस लैटिस में बोलता हूं, किसी एक लैटिस प्लेस का वही इन्वायरमेंट होगा जो सारे का होगा। इसी को एक सिंगल डायग्राम से मैं अगर समझाऊं तो आपको ऐसा समझ में आएगा। देखो मैं यहां बता रहा हूं, समझो ये एक स्पेस लैटिस है। स्पेस लैटिस क्या है कि किसी भी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में जहां पे एटम अपने पोजीशन को रिपीट करते हैं, जहां पे एटम या आयंस को आप रख सकते हो, उसी को क्या बोलते हैं स्पेस लैटिस। एंड ईच स्पेस लैटिस हैविंग सेम इन्वायरमेंटल टू इंटायर क्रिस्टल। क्लियर है? पक्का? तो अब किसी एक स्पेस लैटिस को आप चूज कर लो, तो देखो इसके इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर तरफ एटम है। सिमिलरली अगर आप इसको देखोगे तो इसके भी हर तरफ, द लेफ्ट, अप एंड बॉटम सेम इन्वायरमेंट है। इसी को क्या बोलते हैं स्पेस लैटिस। और अगर स्पेस लैटिस को किसी आप एटम या आयन से रिप्लेस कर दो, उस पे एटम को रख दो, तो वो क्रिस्टल बन जाएगा। समझो ये खाली जगह थी, अब मिटा रहा हूं मैं, देखो ये खाली जगह थी, ये खाली जगह थी, ये खाली जगह है, ये एक एम्प्टी वैकेंट स्पेस है, ये एक वैकेंट स्पेस। देखो ना, सब सोडियम और क्लोरीन को मैं मिटा दे रहा हूं, ये क्यों? क्लियर है? अब इसको क्या बोलेंगे स्पेस लैटिस। और ईच स्पेस लैटिस पे या तो सोडियम आयन या तो क्लोराइड आयन को मैं रख दूं, तो ये क्या बन जाएगा NaCl का एक क्रिस्टल। इसलिए इसको क्या बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। मैंने सिर्फ 2 वर्ड बताए आपको। एक मैंने बताया क्या, अभी मैं लिख देता हूं, यही हम लोग का हेडिंग भी था, जनरल टर्म्स रिलेटेड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहला स्पेस लैटिस, लैटिस। उन्हें समझ में तो मैं दूसरा एक एग्जांपल दिखाता हूं, समझो। आपको ये क्या दिख रहा है, एक क्यूब दिख रहा है। आप देखो ना, कलर मैचिंग वाला क्यूब होता है,
कलर मैचिंग वाला क्यूब होता है और हर एक साइड पे 9 छोटे छोटे क्यूब होते हैं। हर एक साइड पे 9 छोटे छोटे क्या होते हैं, क्यूब होते हैं, जिसको आप घुमा के कलर मैच करते हो, देखते हो ना पजल वगैरह में। अब उस क्यूब में हर एक का सेम शेप एंड साइज होगा, कलर को छोड़ दो क्योंकि 4 डिफरेंट कलर होते हैं। अगर कलर को छोड़ दोगे तो सबका सेम साइज होगा, सेम इन्वायरमेंट होगा, जैसे पूरे इंटायर क्या होते हैं, क्यूब का होते हैं। मैं इसी को थोड़ा कट कर रहा हूं। टोटल बेसिकली ये क्रिस्टल 3D होता है, ब्लैक बोर्ड अपना 2D है, तो 2D के लिए भी समझने के लिए थोड़ा सा इमेजिनेशन चाहिए। मैं हेल्प कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको समझा पाऊं बेटा। भी जाओगे इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आई ग्रीन कलर इज नॉट अवेलेबल, आई ऑल्सो यूज दिस कलर। मैं जब कट कर रहा हूं तो मैंने बोला है कि आपको 8 क्यूब दिखाऊंगा, तो मैं दिखाऊंगा, परेशान होने का नहीं। अरे बोलो हाँ या ना, हाँ ना तो बोलो बेटा। देखो मैंने क्या किया, एक बड़ा क्यूब था जिसको 8 छोटे छोटे क्यूब में क्या हुआ, कट किया है। देखो इसमें टोटल 8 क्यूब दिख रहे हैं, हाँ या ना बताना बेटा। इसमें 8 क्यूब दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं? सर बार बार बोलते हैं मन की आंखों से देखो, दिखेगा। देखो मैं तुम्हारे मन की आंखों को ला रहा हूं, देखो मन की आंखों से देखो बेटा, दिखेगा, मैंने कहा ना, आंखों से। एक क्यूब का अपर फेस, एक क्यूब जिसको मैंने रेड कलर से आपकी मन की आंखों से दिखा रहा हूं। दूसरा क्यूब इसके पीछे में है, 2 क्यूब के बगल में 2 क्यूब है, 4 क्यूब हो गया। सिमिलरली एक क्यूब इसके ऊपर है, एक क्यूब इसके ऊपर है, एक क्यूब इसके ऊपर, दूसरा क्यूब उसके ऊपर है। 4 क्यूब का 4 अलग अलग फेस दिखाता हूं बेटा, देखना। एक इसके पीछे का क्यूब है जिसका फेस में ब्लू पेन से दिखा रहा हूं। अब ये मत कहना कि नहीं समझ रहे हो, झूठ बोलना पाप है। देखो एक क्यूब इसके पीछे है, सिमिलरली मैं ब्लैक पेन से दूसरा क्यूब दिखा दे रहा हूं, देखो ध्यान पहली है और चौथा क्यूब इसके है। अब इस क्यूब में किसी एक क्यूब का वही इन्वायरमेंट होगा, वही सारे प्रॉपर्टी होंगे जो बाकी 7 क्यूब के होंगे बेटा। तो इस क्यूब को क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। इस क्यूब को क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। और इस क्यूब के जगह इस क्यूब को क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। क्लियर है? और यूनिट सेल के जिस पोजीशन पे आप एटम को रखोगे, यूनिट सेल के जिस पोजीशन पे 3 टर्म, एक और टर्म्स आ गया है यहाँ पे, थर्ड वन, दैट इज योर यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है कि किसी भी इंटायर क्रिस्टल में जो रिपीटिंग यूनिट होंगे उसी को क्या बोलोगे, यूनिट सेल। लाइक मैं ये कह रहा हूं कि इस NaCl क्रिस्टल में सबसे पहले मैंने कहा स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस वो पॉइंट है कि किसी भी रेगुलर रिपीटेड पैटर्न में आप जिस जगह पे एटम या आयंस को रखोगे उसको बोलते हैं स्पेस लैटिस। अगर स्पेस लैटिस को किसी एटम या आयन रख दो तो वो कोई एक क्या बनेगा, क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा, हाँ या ना। और उस क्रिस्टल का फॉर्मेशन किसी न किसी शेप साइज को रिपीट करेगा। उस रिपीटिंग शेप साइज को क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। आपको इतनी बात समझ में आई? तो आइए सबसे पहले आप हेडिंग डालो स्पेस लैटिस। लिखना रेगुलर 3D अरेंजमेंट, रेगुलर 3D अरेंजमेंट, स्पेस लैटिस में लिखना रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस, रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस is known as space lattice, is known as space lattice, is known as space lattice. Second point लिखना each point of a space lattice, each point of a space lattice is known as lattice point, is known as lattice point, इज नोन एज लैटिस पॉइंट। बेटा मैं फिर बोलूंगा, ये 3 डायमेंशनल चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें कई सारे इमेज 3D में होंगे। हम लोग 2D में ऑन ब्लैक बोर्ड और पेपर, मैं कुछ प्रोजेक्टर से कोई इमेज नहीं दिखा रहा हूं, मैं खुद आपके सामने ड्रॉ भी कर रहा हूं
और चाहता हूं आप इसको देखो, एक बार भी आपको क्यूब दिखा, अगर डायग्राम को आप फिल किए, उसके स्ट्रक्चर को फिल किए, तो फिर आपको ये दिमाग से जहन से जाएगा नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि बेटा करके सोचो, करके देखो क्या होगा। क्लियर है? तो अगर ईच पॉइंट ऑफ जो स्पेस लैटिस है उसी को क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट। और आपको पता है हर एक लैटिस पॉइंट का, हर एक गुलाब जामुन जो एक कंटेनर में रखे हैं उसका सेम टेस्ट होगा। आप सबको टेस्ट नहीं करोगे। तो ईच लैटिस पॉइंट हैव सेम इन्वायरमेंट, लैटिस पॉइंट हैविंग सेम इन्वायरमेंट इन द इंटायर लैटिस, इन द इंटायर लैटिस, इन द इंटायर लैटिस। ओके, सेकंड लिख लो, क्रिस्टल लैटिस। बेटा हर एक डिफिनेशन मैं आपको लिखवा रहा हूं, बाद में ये मत बोलना कि नोट्स कंप्लीट नहीं हुआ, काट डालूंगा। क्रिस्टल लैटिस, when all the lattice point of a space lattice, when all the lattice point of a space lattice is replaced by atom or ions, is replaced by atom or ions, then crystal lattice is formed, then crystal lattice is formed, then crystal lattice is formed। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल इन NaCl क्रिस्टल, फॉर एग्जाम्पल इन NaCl क्रिस्टल, each sodium ion is surrounded by 6 chloride ion, each sodium ion is surrounded by 6 chloride ion, and each chloride ion is also surrounded by 6 sodium ion। That means all the space lattice is filled with either alternate sodium ion or chloride ion, is filled with either alternate sodium ion or chloride ion, either alternate sodium ion or chloride ion। ठीक है, और ये डायग्राम बना लो आप, जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था, जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था कि यहाँ सोडियम होगा तो ये सारे क्लोरीन होंगे, अगर ये सोडियम ये क्लोरीन होंगे तो इसके चारों तरफ क्या होंगे? सोडियम आयन होंगे। और नीचे में हेडिंग लिख देना कि क्रिस्टल लैटिस ऑफ NaCl, क्रिस्टल लैटिस ऑफ NaCl। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे हाँ या ना? थोड़ा कष्ट दे दो हाथों को बेटा, हाँ ना तो टाइप कर दो। This is your Cl minus, 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 this is your chloride ion, and each chloride ion is surrounded by 6 sodium ion। तो this is your sodium, तो this is your sodium। बॉटम तो यहाँ पे क्या होगा? टॉप। दिस इज योर फ्रंट, तो दिस इज योर बैक। और ये आपको इसी टाइप से होंगे। इसके फर्दर यहाँ पे क्या होंगे? क्लोराइड आयन। इसके फर्दर यहाँ पे क्लोराइड आयन, इधर क्लोराइड आयन, इधर क्लोराइड आयन, इधर क्लोराइड आयन। तो आप बना सकते हो। क्लियर है? इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, थर्ड हेडिंग डालना, यूनिट सेल। यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या है कि किसी भी क्रिस्टल में जो रिपीटिंग यूनिट है, रिपीटिंग स्ट्रक्चर है, उसी को क्या बोलेंगे? यूनिट सेल बोलेंगे। ठीक है ना? यूनिट सेल, यूनिट सेल तो आपको इस चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ना है। थर्ड वन इज योर यूनिट सेल। समझो, इस बड़े क्यूब में ध्यान से देखना, मैंने पहले एक जो ब्लैक आउटलाइन से जो मैंने क्यूब बनाया था उसको मैंने 8 स्मॉल पीसेस में कट कर दिया। आप हर एक क्यूब को कट करोगे तो हर एक क्यूब 8 पार्ट में कट होंगे, मतलब टोटल इस ब्लैक में फिर 8 × 8 64 क्यूब होंगे। क्लियर है? तो अब इसको जब देखो, ऑब्जर्व करो, तो आपको लगेगा कि ये क्यूब का ही रिपीटेशन है। क्या है? क्यूब का ही रिपीटेशन है। तो ये क्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। और इस लेसन में हम लोग को ज्यादातर 70% पढ़ना भी 2 ही यूनिट सेल को है। होते तो बहुत सादा है, लेकिन हम लोग को पढ़ना ही है या तो क्यूबिकल या हेक्सागोनल। देखो ना, जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ZNS का पॉलीमॉर्फिज्म, एक ऊर्जाइट स्ट्रक्चर था, दूसरा जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर था। तो पढ़ा था ना, एक CCP होता है, दूसरा HCP होता है। शुरू में तो तुम मुताबले हो रहे थे क्रिस्टलाइन और एमॉर्फोसॉलिड बताने के लिए, अब तुम सोच में आ रहे हो कि क्या बताया था सर ने। ZNS का मैंने 2 स्ट्रक्चर नहीं बताया था, पॉलीमॉर्फिज्म
सेम कंपाउंड हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, एक ही एलिमेंट अलग अलग स्ट्रक्चर के फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फ। एग्जांपल ZnS, एक उर्जाइट में था, दूसरा जिंक ब्लेंड में था। एक CCP था, दूसरा HCP था। CCP था क्या बेटा? यही तो था, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, उसमें यूनिट सेल क्यूब होंगे। और दूसरा क्या था? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP, उसमें हेक्सागन होंगे। क्लियर है? इसी को पढ़ने वाले देखना। यूनिट सेल में स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन एनी क्रिस्टल, smallest repeating unit in any crystal which on repetition again or again, which on repetition again and again, on repetition again and again, again and again, lattice, which on repetition again and again generate the whole lattice, is known as lattice point, is known as unit cell, is known as unit cell। मैंने कहा कि स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट हो जिसका फर्दर रिपीट करोगे तो आपको वो क्या मिल जाए? एक बड़ा सा लैटिस दे दे, जनरेट ए होल लैटिस, और उस रिपीटिंग यूनिट सेल को ही क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। क्लियर है? क्या इस यूनिट सेल में हर एक यूनिट सेल का सेम शेप साइज वॉल्यूम होगा? तो अगेन लिख लो, यूनिट सेल हैव सेम property as entire crystal, unit cell have same property as entire crystal, unit cell have same property as entire crystal, and there are infinite number of unit cell, and there are infinite number of unit cell in any crystal, and there are infinite number of unit cell in any, मतलब समझो, पहले ब्लैक आउटलाइन वाला एक क्यूब था, एक पूरा वही एक यूनिट सेल था, मैंने उसको 8 पार्ट में कट कर दिया, तो अब एक छोटा जो क्यूब है ये आपको यूनिट सेल लग रहा है। अब इस छोटे को भी 8 पार्ट में कर दो तो टोटल कितना हो गया? 64। अब एक 64 को फिर 8 में कर दो तो टोटल कितना होगा? 64 × 8। तो उसका छोटा छोटा लेते जाओ तो वही शेप रिपीट होगा ना, कि क्या लगेंगे? क्यूब ही मिलेंगे। इसलिए मैंने कहा किसी भी एक किसी भी एक इंटायर क्रिस्टल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या हो सकते हैं? यूनिट सेल होते हैं। सिंपली मैंने कहा किसी भी एक इंटायर क्रिस्टल में जो स्ट्रक्चर बार बार रिपीट हो, जिसके रिपीटेशन से एक इंटायर क्रिस्टल बने, उसी को क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। एक किसी भी एक यूनिट सेल का सेम इन्वायरमेंट होगा, सेम प्रॉपर्टी होगा, जो इंटायर प्रॉपर्टी इंटायर लैटिस के क्या होगा? इक्वल होगा। फिर तीसरी बात मैंने कही कि किसी भी एक यूनिट सेल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल हो सकते हैं। हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? ओके। तो 3 चीजें हम लोगों ने पढ़ी यहाँ पे, एक स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। ध्यान से समझो, बेसिकली आप अरेंज किसको कर रहे हो? ठीक है, अभी मैं टाइप ऑफ यूनिट सेल नहीं पढ़ा रहा हूं, फिर यूनिट सेल की बात करोगे, बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यूनिट सेल के टाइप हम आगे पढ़ेंगे। 2 टाइप के यूनिट सेल होते हैं, एक प्रिमिटिव और दूसरा नॉन प्रिमिटिव। पहले यूनिट सेल का रिपीटेशन तब होगा ना कि जब स्पेस लैटिस का रिपीटेशन हो और उस स्पेस लैटिस पे आप किसी एटम, आयन या मॉलिक्यूल को रखो, राइट? तो पहले अपन क्या करते हैं, सोचो, पहले अपन क्या करते हैं कि किसी भी स्पेस लैटिस को रिपीट करके देखते हैं कि किस टाइप के अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। ध्यान से समझो, हाँ बेटा ध्यान से देखना। अगर ये समझ लिए ना तो बोलते ना इसको समझ डाला तो लाइफ बस वही झिंगा लगा हुआ। मैंने बताया एक स्पेस लैटिस और दूसरा क्रिस्टल लैटिस। हम देखते हैं कि एटम के नंबर से एटम को कैसे अरेंज करें कि आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिस मिले। एटम को कैसे अरेंज करोगे कि आपको क्या मिले? डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिस। मैं हेडिंग डाल देता हूं, डिफरेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिस। समझो, अपना एटम क्या है या जिसकी बात करो तो वो खुद में एक स्फीयर है जिसको अभी हम पॉइंट लेकर के चल रहे हैं, ठीक है? लैटिस पॉइंट में हर एक रिपीटिंग यूनिट को हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करें। तो किसी चीज को अरेंज करने के लिए
किसी चीज को क्या करना है, अरेंज करना है। अभी हम चाहते हैं कि लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट कैसे हो, कैसे कैसे अरेंज करेंगे तो अलग अलग लैटिस मिले। और लैटिस मिलने का मतलब क्या, अरेंजमेंट ऑफ क्या, एटम, आयन और मॉलिक्यूल, कि कितने टाइप के स्पेस लैटिस हो सकते हैं। पहला इसको मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखना। एक को बोलते हैं 1D, दूसरे को बोलते हैं 2D और तीसरे को क्या बोलते हैं, 3D। एटम को, स्फीयर को पॉइंट ले लो, ठीक है। समझो ये एक एटम है, ये एक एटम है। देखो ना मॉल वगैरह में, सुपरमार्केट वगैरह में 10-10 रुपए की स्माइली बॉल मिलती है। तो उस स्माइली बॉल को आप एक पार्टिकल ले लो, एक एटम ले लो, और आपको मैं 10 स्माइली बॉल दे दे रहा हूं और कह रहा हूं उसको अरेंज करके डिफरेंट डिफरेंट मुझे लैटिस स्ट्रक्चर बनाकर, शेप बना के दिखाओ, ठीक है। तो जो शेप हो गया ना, वही क्या हो गया, लैटिस हो गया। कितने डिफरेंट टाइप के लैटिस बनेंगे आप रेंज में। तो पहले आप क्या करोगे, हर एक स्माइली बॉल को लोगे और आप ऐसे एक लाइन में रखोगे, चाहे कैसे भी रखो। या मैं ब्लू पेन से दिखाता हूं। पहला, या तो एक स्माइली बॉल ऐसा था, फिर उसके पास में रखो, फिर उसके पास में रखो, फिर उसके पास में रखो, फिर उसके पास में रखो। कैसे भी रखो आपको एक लाइन ही मिलेगा, ठीक है। या तो इस डायग्राम को ऐसे भी दिखा सकता था। समझो ये एक स्माइली बॉल है, ये एक स्माइली बॉल है, ये एक स्माइली बॉल है, ये एक स्माइली बॉल है। यही स्ट्रक्चर को मैं पॉइंट से दिखा दे रहा हूं। मेरा हर एक ये जो पॉइंट है ना, ये एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने क्या कहा, एक स्पेस लैटिस पे जहां को एटम को रख दोगे वही आपका क्या हो गया, लैटिस पॉइंट। मैं लैटिस पॉइंट को डॉट से दिखा दे रहा हूं बेटा, क्लियर है ना। ऐसे स्माइली बॉल बनाऊं या ऐसे बनाऊं, ये ज्यादा आसान लग रहा है ना, है वो। तो किसी भी फॉर्मेट में आप उसको किसी भी एंगल में उसको टच करा करके रखते जाओ। या तो ऐसे रख दो तो भी आपको एक लाइन ही मिल रहा है। तो पहले क्या होगा, 1D में आपको किसी भी टाइप से आप रखो, उसको पैक करो तो आपको एक लाइन ही मिलेगा, इसलिए इसको 1D बोलते हैं। क्लियर है। तो आप कैसे भी करो आपको एक लाइन ही मिलेगा, कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा था इसी को समझने के लिए, इसी को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कहा था, कभी आप ऐसे हाथ गाड़ी ठेले वगैरह पे आप फ्रूट्स बेचते देखे होंगे। अभी एप्पल का सीजन है, आप एप्पल देखना है, कोई भी फ्रूट्स आप देखे होंगे, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप देखना, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट का सीन। समझो ये एक ठेला है उसका, ध्यान से देखना जो आप आसपास में देखे हो। अब ये मत कहना कि ठेला ही नहीं देखे हो, तो बेटा लेक्चर में ठेला कहाँ से लेकर के आओ, आप मोबाइल में सर्च करना, आपको दिखेगा। वैसे भी मोबाइल में आप ये सब अभी लेक्चर में मेरा सुन भी रहे हो, तो आप मोबाइल में सर्च करना, दिस इज। पहले वो एप्पल के फ्रूट्स को, ढेर को कैसे लगाता होगा ठेले पे, तो पहले वो कहीं से एक एप्पल से शुरुआत करता होगा। समझो उसने एक एप्पल लिया, उसने क्या लिया, एक एप्पल लिया। तो पहले क्या करेगा, एक एप्पल के ऊपर दूसरा एप्पल लाएगा, नहीं। पहले वो क्या करेगा, एक एप्पल का एक लाइन बनाएगा, या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में, बोलो ना। तो ये एक रेक्टेंगल के फॉर्म में होता है। ये इसका विड्थ है और ये इसका क्या है, लेंथ है, इसका लेंथ। और वो हाफ पार्ट में जनरली देखना है कि वो क्या करता है, फ्रूट्स रखता है, हाफ पार्ट में वो बाकी चीजें, बाकी स्टफ रखता है, वो वेइंग मशीन वगैरह रखता है वो। तो पहले क्या करेगा, इस एक्सिस में वो एप्पल को लगाता है। आप भी कर लो, यहीं पे रफ करना, देखो। और इसमें सोचोगे एक अच्छा डायग्राम बनेगा ना, तो ये चैप्टर अच्छा ही नहीं होगा। तुम सोचे कि डायग्राम अच्छा हो तो चैप्टर अच्छा नहीं होगा, याद रखो। तो इसमें दो चीजें हो सकती थी, ध्यान से देखना। या तो ये एक एप्पल को टच करता हुआ दूसरा एप्पल रखे, या उसके बीच में गैप रखे, दो ही चीज। मतलब मैं ये इशारा कर रहा हूं कि एक ही पैरामीटर है 1D वाले में जो चेंज हो सकता है, गैप बिटवीन टू एटम, गैप बिटवीन टू एटम बनेगा आपको एक लाइन ही, इसलिए इसको बोलते हैं लाइन अरेंजमेंट। और उसमें एक ही चीज हो सकती है, गैप बिटवीन टू एटम या डिस्टेंस बिटवीन टू एटम। कोई दिक्कत? तो चलो किसी टाइप से उसने एक लाइन बना ली, ठीक है। अब लाइन बना ली तो अब वो क्या करेगा, उस लाइन को, अगर लाइन को जब हमने एटम को रिप्रेजेंट, एटम को क्या किया, रिपीट किया, तो आपको एक लाइन मिला। अब वो क्या करेगा, सेम एक लाइन यहां बनाएगा, दूसरी लाइन यहां। तो अगर वो लाइन को रिपीट कर दे, लाइक दिस, समझो लाइन रिपीट हो रही है, क्या मिला, प्लेन मिला। क्या मिला, प्लेन मिला।
तो ये क्या हो गया, 2D लैटिस हो गया। मतलब उसने एक एप्पल की लेयर बना ली। क्या बना ली, लेयर बना ली। अब इस लेयर को समझना, लेयर कैसे बना होगा। ये आपका एप्पल है बेटा, बड़े ध्यान से देखना, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये लाइन बना। अब जब ये लाइन को रिपीट करेगा तो उसके पास अगेन 2 ऑप्शन होंगे, मतलब कई सारे ऑप्शन होंगे। एक तो इसके बीच में गैप कितना रखा वो चेंज हो सकता है, इसके बीच में गैप कितना होगा ये चेंज कर सकता है। दूसरा, या तो वे दूसरे लाइन को इस लाइन के ग्रूव में रखे, ये जो ग्रूव बना है उसको ग्रूव बोलते हैं, या तो एटम को जस्ट उसके नीचे रखे या इसके ग्रूव में रखे। मतलब 2 चीजें होगी। ये लाइन इस ऐसे था, देखो ऐसे था ये लाइन, तो दूसरा लाइन जस्ट 90 पे होगा, तो ये एंगल कितना होगा 90। या अगर उसने इसको ग्रूव में रखा, लाइक देखो यहां दिखा देता हूं मैं, यहां रखा होगा तो ये लाइन यहां और ये लाइन यहां, मतलब एंगल चेंज कर गया। मतलब कि यहाँ पे 2 पैरामीटर चेंज करेगा, एक गैप बिटवीन द पार्टिकल, दूसरा एंगल बिटवीन द पार्टिकल, मतलब 2 साइड और एक लेंथ चेंज हो जाएगा। मतलब इससे क्या बनेगा, प्लेन। और डिपेंडिंग अपॉन देयर लेंथ एंड एंगल, फिर 2D में तुमको अलग अलग क्या बनेंगे, लैटिस बनेंगे। क्लियर है। और इसी लाइन के, इसी प्लेन के ऊपर जब वो धीरे धीरे क्या करेगा, प्लेन को कई प्लेन लाएगा, तो फिर वो लैटिस क्या बनेगा, 3D लैटिस बनेगा। तो अब उसके ठेले पे लेयर बाय लेयर एप्पल के बनने लगेंगे। बने कैसे, सबसे पहले एक एप्पल को रिपीट किया, मतलब एप्पल को रिपीट किया तो उसको एप्पल की एक लाइन बनी। अब उस लाइन को रिपीट किया तो एक लेयर बन गया, एक प्लेन में आ गया एप्पल। अब उस लेयर को रिपीट करेगा तो वो एप्पल कहां जाएगा, 3D में आएगा। क्लियर है। तो जब पहला लाइन लगा रहा था तो इसमें 2 चीजें हैं जो चेंज करेगी। मैंने यूनिट सेल बताया तो है, लेकिन अभी यूनिट सेल का टाइप नहीं बताया है, वो आगे पढ़ेंगे। पहले कौन से यूनिट सेल पढ़ रहे हैं ना वो आप समझ लो, फिर हम लोग टाइप ऑफ यूनिट सेल पर देख लेंगे। और उसी को समझने के लिए हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिस। हम लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिस मतलब खुद ही अरेंज करके देखते हैं, तो जितने टाइप के बनते हैं वो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, फिर जो सिलेबस में उसको पढ़ेंगे। क्लियर है। तो पहला 1D पैकिंग करोगे तो सिर्फ एक लाइन बनेगा जिसमें एक वेरिएबल होगा कि अलोंग द लाइन डिस्टेंस क्या होगी, कम ज्यादा होगी। अगर प्लेन की बात करोगे तो इस एक्सिस में भी लाइन वेरी हो सकता है और इस एक्सिस में भी लाइन वेरी हो सकता है। तो 2 एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस हो जाएगा और दोनों एक्सिस के बीच का एंगल होगा, मतलब 3 वेरिएबल होंगे। और इस केस में अगर बात करूं, जब वो लेयर के ऊपर लेयर लाएगा तो यू हैव अगेन 2 ऑप्शन, या तो पार्टिकल को इस लेयर को जस्ट इसके ऊपर रख दे, या दूसरा जो हो सकता है कि इस 4 एटम का जो ग्रुप बना है उसमें रख दे। तो एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस, दूसरा वाई एक्सिस, और जब हाइट होगा तो तीसरा वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो 3 एक्सिस हो जाएगा, 3 एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा और तीनों एक्सिस के लॉन्ग एंगल हो जाएगा अल्फा बीटा एन का। तो 1D में तो नहीं बनेंगे, 2D में 5 बनेंगे और 3D में 7 आपको डिफरेंट टाइप के लैटिस को बनने हैं। क्लियर है। 1D में तो एक ही लाइन बनेगा, 2D में 2 गैप और एंगल को चेंज करोगे तो टोटल 5 टाइप के आपको लैटिस बनेंगे। मैं सब बना के दिखाऊंगा, परेशान बिल्कुल मत होना। और 3D में टोटल 7 टाइप के बनेंगे। क्या क्या चेंज हो सकती है, तो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल या गैप बिटवीन द पार्टिकल या एंगल बिटवीन द 2 लाइंस को चेंज करने से आपको 2D में 5, 3D में 7 और 1D में 2। 1D का तो कुछ मतलब ही नहीं होगा क्योंकि एटम खुद 3 डायमेंशनल है। इतने तक कहानी ऑनेस्टली बताओ सारे बच्चे जो मुझे सुन रहे अभी, समझा या नहीं समझा? ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करें। तो अभी आप कुछ मत करना, हर डायग्राम में खुद आपके लिए बनाऊंगा। हेडिंग डाल दो डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिस। ऑफ लैटिस में सबसे पहला हेडिंग डालना 1D लैटिस, जिसको लिखो अलोंग द लाइन। तो पहला मैंने लिया 1D लैटिस, जिसको मैंने क्या लिया, अलोंग द लाइंस। क्लियर है। 1D लैटिस या इसी को क्या होगा, अलोंग द लाइन। जब आप पार्टिकल को अलोंग द लाइन आप क्या करोगे, अरेंज करोगे लाइक दिस। मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूं। 1 पैरामीटर is required
अगर पार्टिकल को अलोंग द लाइन रखोगे तो एक पैरामीटर है जो रिक्वायर होगा, वो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल। और वो वन पैरामीटर कौन सा होगा बेटा, तो ये जो पैरामीटर होगा डिस्टेंस पार्टिकल्स, दो पार्टिकल के जो बीच का डिफरेंस है वही चीज क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। और डिस्टेंस बिटवीन दीज पार्टिकल मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, दैट इज योर डी या आर, कुछ से भी ले सकते हो, वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करे। कोई दिक्कत है? दूसरा, चलो तो इसको ए ले लेते हैं क्योंकि हम लोग को 3 लेना है ना। सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं बोल सकता हूं 2D, डी फॉर डायमेंशनल, 2D लैटिस, या इस ये क्या होगा, अलोंग द प्लेन। अब लाइन को रिपीट करेंगे, को रिपीट करोगे तो पहला वन लाइन, दूसरा लाइन होगा। इसका डायग्राम में यहां दिखा रहा हूं। अलोंग द लाइन की अगर बात करोगे तो डायग्राम में यहां दिखाता हूं, दिस वन इज फर्स्ट लाइन, पहला लाइन बना। तो एक पैरामीटर तो क्या होगा, इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा ए। अब मैं इस लाइन को रिपीट करता हूं ब्लैक पेन से, तो दो लाइन के बीच का भी तो गैप होगा, तो दूसरा जो पैरामीटर होगा दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन बी, दो लाइन के बीच का डिफरेंस। और तीसरा इन दोनों लाइन के बीच का एंगल, दिस वन इज योर फर्स्ट लाइन, दिस वन इज योर सेकेंड लाइन, दिस वन इज योर थर्ड लाइन। और इन दोनों लाइन के जो बीच का एंगल होगा, मैं ब्लैक पेन से दिखा रहा हूं बेटा, दिस एंड दिस, ये जो एंगल है उसको अल्फा लेते हैं। तो जब पार्टिकल को अलोंग द लाइन आप क्या करोगे, अलोंग द प्लेन आप क्या करोगे, अरेंज करोगे, तो टोटल 3 पैरामीटर रिक्वायर होंगे, 2 फॉर डिस्टेंस एंड 1 फॉर एंगल। तो मैं कह सकता हूं 3 पैरामीटर इज रिक्वायर्ड, 2 फॉर डिस्टेंस एंड 1 फॉर, दो डिस्टेंस के लिए होगा, 1 फॉर एंगल। 3 पैरामीटर है, अगर इस 3 पैरामीटर को आप चेंज करोगे तो आपको अलग अलग क्या मिलेंगे, लैटिस मिलेंगे। ठीक है, तो 3 पैरामीटर कौन कौन सा है, तो 2 मैंने डिस्टेंस के लिए लिया और एक मैंने एंगल के लिए लिया, जिसको अगर मैं लिख करके दिखाऊं तो स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड अल्फा से रिप्रेजेंट, ए एंड बी फॉर डिस्टेंस एंड अल्फा इज फॉर एंगल। लिखना डिपेंडिंग अपॉन या ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन ए बी एंड अल्फा, on the basis of relation between A, B and alpha, 5 different type of lattice is possible in 2D. Type of unit cell are possible, 5 different type of unit cell are possible in 2-dimensional arrangement. इन 2-dimensional arrangement, अब ध्यान से देखना, मैं बेटा स्पेस लैटिस तो वैसा ही ले रहा हूं, पहला कर ले, और दूसरा जो लिया हूं बेटा, यहाँ ब्लैक पेन से दिखा देता हूं आपको। टोटल 5 टाइप कौन कौन से बनते हैं। एक तो आपको बनेंगे स्क्वायर, इस केस में ए बी के इक्वल होगा, दोनों तरफ लाइन का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, और जो अल्फा है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर। दूसरा बेटा मैं बना करके दिखाता हूं, इसको बोल सकते ऐसा ले लो, हम इस टाइप से इसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल। इसमें ए नॉट इक्वल टू बी एंड अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। तीसरा मैं इस टाइप का ले लूं, ध्यान से देखना, और अगर चौथा लोगे तो चौथा कुछ इस टाइप का होगा, ध्यान से देख लो। चार दिखे, इसको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की बात करोगे तो ना तो ए बी के इक्वल होगा, ना तो अल्फा 90 डिग्री के इक्वल होगा, क्लियर। और इसको बोलते हैं रोम्बस।
इसमें क्या होगा, a इक्वल टू बी बट अल्फा नॉट इक्वल टू 90 एंड नॉट इक्वल टू 60। टोटल 4 टाइप के बने। यही 3 में रिलेशन है, 2 लाइन के बीच में और 2 लाइन के बीच की, 2 लाइन के बीच के डिस्टेंस है और 2 लाइन के बीच में एंगल। तो टोटल 4 टाइप के यहां बने। कब? इसमें क्या है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। और यहां देख लो तो एक आपको मिल जाएगा बेटा हेक्सागोनल, दिस 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 अरेंजमेंट को बोलते हैं हेक्सागोनल। तो 2D में टोटल 5 टाइप के ब्रेविस लैटिस बनते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड हेक्सागोनल की बात करोगे। और हेक्सागोनल की जब बात करोगे, इस केस में a इक्वल टू बी एंड अल्फा इक्वल टू क्या होगा बेटा, 60 डिग्री होगा। कोई दिक्कत? तो इसलिए मैंने कहा था कि आप बनाना सीखो तो जितने पॉसिबल टाइप के आपको लैटिस बन सकते हैं, आप इसी का अरेंजमेंट करते जाओगे ना, तो आप इसी को बनाते जाओ तो आपको हर एक इंटायर लैटिस में सब स्क्वायर ही दिखेगा। और एक छोटा सा स्क्वायर को मैंने क्या बोल दिया, यूनिट सेल। तो 2D में 5 टाइप के यूनिट सेल होंगे, स्क्वायर यूनिट सेल, रेक्टेंगल यूनिट सेल, पैरेललोग्राम यूनिट सेल, रोम्बस यूनिट सेल एंड हेक्सागोनल यूनिट सेल। बताओ कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है? और इसमें एनसीईआरटी वगैरह में या जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, आप देखना 2D का डायग्राम तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। थोड़ा 3D के डायग्राम के लिए आप एनसीईआरटी रिफर कर लेना। तो जो बुक आपके पास अवेलेबल हो देखना कि 3D में भी जो टोटल 7 टाइप के हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें कौन कौन से हो सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से लिख लो 2 मिनट के लिए। फिर हम लोग देखते हैं 1D हो गया, 2D हो गया, ब्लैक बोर्ड पे स्पेस ही नहीं है, हम इसको क्लीन करते हैं बेटा। और नेक्स्ट देखते हैं 3D लैटिस, जो क्या होगा, इन स्पेस होगा। 1D लाइन के लिए था, 2D प्लेन के लिए था एंड 3D फॉर स्पेस। थर्ड हम लोग देखते हैं 3D लैटिस। 3D लैटिस कहाँ होगा, इन स्पेस। स्पेस, अब स्पेस की बात करोगे पे 3 लाइन होगा, एक लाइन अलोंग द एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस। पहला तो लाइन बना, दूसरा प्लेन बना, तीसरा प्लेन की जैसे जैसे आप प्लेन पे प्लेन डालोगे तो उसका कुछ ना कुछ हाइट होगा ना, लिखना। अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन स्पेस, अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन स्पेस इज नोन एज 3D लैटिस, इज नोन एज 3D लैटिस। For their arrangement 6 parameter is required. For their arrangement 6 parameter is required, 3 for distance and 3 for angle, 3 for angle। टोटल 6 पैरामीटर होंगे जिसमें 3 डिस्टेंस के लिए होंगे एंड 3 फॉर एंगल के लिए। ध्यान से देखना, एक पैरामीटर तो आपका ये होगा जिसको ए लिया, दूसरा पैरामीटर ये होगा और तीसरा पैरामीटर ये होगा जिसको मैंने क्या लिया, सी। 3 पैरामीटर और तीनों के बीच का एंगल हो जाएगा, दूसरे को बीटा मिलता हूं एंड तीसरे को गामा मिलता हूं। अब इन तीनों के रिलेशन पे लिखना, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन ए बी सी एंड अल्फा बीटा एंड गामा, on the relation between a comma b comma c and alpha comma beta comma gamma, there are 7 type of crystal lattice, there are 7 type of crystal lattice are formed in 3D, there are 7 type of crystal lattice are formed in 3D। 3 डायमेंशन में टोटल 7 टाइप के क्या होंगे, क्रिस्टल लैटिस बनेंगे। क्लियर है? अब ये क्रिस्टल लैटिस कौन कौन से बनेंगे, मैं एक टेबुलर फॉर्म में आपको बेटा समझा देता हूं, आप ध्यान से इसको क्या करना, लिख लेना। कोई दिक्कत? यहां तक तो समझ में आ रहा है? तो एक टेबुलर फॉर्म हम लोग पढ़ते हैं, टोटल यहाँ पे 7 टाइप ऑफ। अब ये यूनिट सेल कौन कौन से, मैं एक बार आपका हर कुछ बताता हूं। अब जैसे 2 टाइप में हम लोग जब 2D में देखे थे तो किसका साइड इक्वल था, एंगल इक्वल था, ये भी पढ़ रहे थे ना। जैसे क्यूबिकल में दोनों साइड इक्वल है, एंगल 90 था। रेक्टेंगल में साइड अनइक्वल थे लेकिन एंगल 90 था। हेक्सागोनल में साइड इक्वल थे, एंगल 60 था। क्लियर है?
पैरेललोग्राम में ना तो साइड इक्वल थे ना तो एंगल 90 था, रोम्बस में साइड इक्वल थे लेकिन ना तो एंगल 90 था ना 60 था, ऐसा हम लोग देखे थे ना। तो यही हम लोग वन टैप से पढ़ते हैं। समझो कि मेरे से आप पढ़ रहे हो और आप आईआईटी पहुंच गए, आप किसी अच्छे कॉलेज में पहुंच गए, ठीक है। जब आप आईआईटी जाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आपको किसी एक अच्छे कंपनी में, आपको क्या अच्छे कंपनी का एम्प्लॉय बनना है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट का बनना है, गूगल का बनना है, जहां जो आपकी जो पैकेज होगी वो करोड़ों में होगी। तो अब जब पैकेज करोड़ों की हो ना, तो कंपनी का कोई भी नाम हो, आपको दो चीजें तो याद हो जाती है, कंपनी का नाम और उसका फोन नंबर। बोलो हाँ या ना, जानते हो ना। तुमको एचडीएफसी नहीं पता लेकिन एचडीएफसी नाम पता, सुना हुआ है, एचडीएफसी बैंक सुना होगा ना। अब एच क्या है, डी क्या, नहीं पता। तो समझो तुमको एक कंपनी में प्लेसमेंट हुआ, कब? जब अभी अच्छे से पढ़ोगे, जब तुम आईआईटी जाओगे, आईआईटी के बाद तुम्हारा प्लेसमेंट किसी कंपनी में हुआ जिसका नाम है TOHRMT, ये आपके कंपनी का नाम है। T फॉर क्यूबिकल, T फॉर टेट्रागोनल, ठीक है। तो हम लोग की बात ये चल रही थी कि आपका प्लेसमेंट किसी कंपनी में हो गया जिसका नाम क्या है, CTOHRMT। कंपनी का नाम तो याद कर लोगे। देखो कोई कंपनी अगर करोड़ों में आपको पैकेज दे रही है तो नाम तो उसका पता होगा, और दूसरा आपको उसका मोबाइल नंबर पता होगा 32411121। CTOHRMT आपका कंपनी का नेम है और मोबाइल नंबर क्या है 32411121। याद हो गया? अब ध्यान से देख लो, CTOHRMT टोटल 7 लेटर है, तो टोटल 7 टाइप के यूनिट सेल बनेंगे और हर एक लेटर हर एक यूनिट सेल को बता रहा होगा। C फॉर क्यूबिकल, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरम्बिक, H फॉर हेक्सागोनल, R फॉर रोम्बोहेड्रल, M फॉर मोनोक्लिनिक, T फॉर ट्राइक्लिनिक। टोटल 7 टाइप ये आपके क्या है, यूनिट सेल है। कोई दिक्कत? फिर से एक बार पढ़ो, CTOHRMT मोबाइल नंबर 32411121, C फॉर क्यूबिकल, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरम्बिक, H फॉर हेक्सागोनल, R फॉर रैम्बोहेड्रल, M फॉर मोनोक्लिनिक, T फॉर ट्राइक्लिनिक। ये आपका कंपनी है, मोबाइल नंबर 32411121। अब आ जाओ, अगर क्यूबिकल है तो उसके सारे साइड इक्वल होते हैं और हर एक एंगल 90 होता है। क्यूब आप जानते हो। तो देखो A इक्वल टू बी, B इक्वल टू सी, A, B एंड C क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, अल्फा बीटा क्या था, एंगल बिटवीन द ईच लाइन। तो अब यहां से याद कैसे रखोगे, देखो यहाँ पे A इक्वल टू बी, B इक्वल टू सी, दोनों सिमेट्रिकल, एक अनसिमेट्रिकल, दोनों अनसिमेट्रिकल, एक अनसिमेट्रिकल, दोनों सिमेट्रिकल, फिर दोनों अनसिमेट्रिकल। अगर ये कंपनी नेम याद रखोगे तो आपको ये भी याद होगा। ध्यान से देखना, A इक्वल टू बी, B इक्वल टू सी, दोनों इक्वल है, तो अब एक अनइक्वल कर दो, फिर अब एक एक अनइक्वलिटी बढ़ाते जाओ, फिर अनइक्वलिटी कम करते जाओ। दोनों इक्वल थे, अब यहाँ पे एक अनइक्वल हो गए, फिर दोनों अनइक्वल हो गए, फिर एक अनइक्वल हो गए, फिर दोनों इक्वल हो गए। क्लियर? अब नीचे के दोनों अनइक्वल हो गए। क्लियर? तो क्यूबिकल में ऑल साइड इक्वल हो जाएंगे, टेट्रागोनल में दो साइड इक्वल होंगे, तीसरा साइड अनइक्वल होगा। ऑर्थोरम्बिक में कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा, सारे साइड अनइक्वल है। हेक्सागोनल में दो साइड इक्वल होंगे, तीसरा अलग होगा। रोम्बोहेड्रल में सारे साइड इक्वल होंगे। मोनोक्लिनिक में और ट्राइक्लिनिक में कोई भी साइड अनइक्वल हो, कोई भी साइड इक्वल नहीं होगा, सारे साइड अनइक्वल होगा। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस टाइप के, आपको पढ़ना 3D ही है, तो आउट ऑफ दिस इन 3D अरेंजमेंट में आउट ऑफ दिस 7 यूनिट सेल कौन से यूनिट सेल है जिसमें साइड अनइक्वल होता है, तो अनइक्वल ऑर्थोरम्बिक में होगा, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। कौन सा यूनिट सेल है जिसके साइड इक्वल होते हैं, क्यूबिकल और रोम्बोहेड्रल। क्लियर है? अब आ जाओ, क्यूबिकल में ऑल एंगल 90, टेट्रागोनल में ऑल एंगल 90, ऑर्थोरम्बिक में ऑल एंगल 90, हेक्सागोनल में ये दो एंगल 90 होता है, एक एंगल क्या होता है 120 होता है। तो ऊपर के तीन ऑल एंगल 90, हेक्सागोनल आप जानते हो दो एंगल 90 होंगे, तीसरा एंगल 180 होगा। रोम्बोहेड्रल में सारे एंगल इक्वल तो होते हैं बट वो 90 नहीं होते हैं, सारे एंगल इक्वल तो होते हैं बट 90 नहीं होते हैं।
मोनोक्लिनिक में दो एंगल इक्वल 90 होंगे, बीटा नॉट इक्वल टू 90। एंड ट्राइक्लिनिक ऐसा है जो सबसे अनसिमेट्रिकल है, ना तो इसके साइड इक्वल होते हैं ना तो एंगल इक्वल होते हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके जेई में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट में भी क्वेश्चन है, आउट ऑफ दिस 7 यूनिट सेल कौन सा सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है, तो वो है आपका क्यूबिकल। कौन सा सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल है, दैट इज योर ट्राइक्लिनिक। क्लियर है। और इस यूनिट सेल, इस लैटिस क्रिस्टल में, इस अरेंजमेंट में कौन कौन से यूनिट सेल की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब देखो क्यूबिकल में टोटल 3 है, तो वो कौन कौन से, ये अभी आपको, अभी मैं जब टाइप ऑफ यूनिट सेल पढ़ाऊंगा इसके बाद तो समझ में आ जाएगा। एक प्रिमिटिव, दूसरा बीसी मतलब बॉडी सेंटर, एफसी मतलब फेस सेंटर। लिख लेना, अभी तो कहीं तो कॉपी पे लिख लो। बीसी मतलब बॉडी सेंटर यूनिट सेल, एफसी मतलब फेस सेंटर यूनिट सेल। वैसा यूनिट सेल जिसमें सारे एटम सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट हो। समझो अगर आपको क्यूब ही पढ़ना है और अपने सिलेबस में यही दो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ना है, क्यूबिकल और हेक्सागोनल, तो अगर सारे लैटिस पॉइंट क्यूब के हर कॉर्नर पे होगा तो उसको बोलते हैं प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव में कॉर्नर के अलावा कोई एक और सेंटर होगा, या तो उसका फेस सेंटर हो जाए, मतलब एक फेस के मिड में, या तो बॉडी के मिड में बॉडी सेंटर, या एड्ज के मिड में एड सेंटर, या कोई अल्टरनेट फेस सेंटर पे जिसको एंड सेंटर बोलते हैं। तो क्यूबिकल में टोटल 3 टाइप के यूनिट सेल होंगे, एक को बोलेंगे प्रिमिटिव, दूसरा बॉडी सेंटर, तीसरा फेस सेंटर। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने होंगे, 3। टेट्रागोनल में प्रिमिटिव एंड बॉडी सेंटर तो 2 होंगे। कौन सा ऐसा यूनिट सेल है जिसमें सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा यूनिट सेल होंगे, ऑर्थोरोमिक में प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एंड सेंटर। एंड सेंटर को मैंने इसलिए लिखा है कि अगर मैं ईसी लिखूं तो ये एड सेंटर भी हो सकता है और दूसरा एंड सेंटर भी हो सकता है, ठीक है। हेक्सागोनल में एक ही होते हैं प्रिमिटिव, रोम्बिक में, रोम्बोहेड्रल में एक ही होता है प्रिमिटिव, मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव और एंड सेंटर, एंड ट्राइक्लिनिक में क्या होता है प्रिमिटिव। तो यहाँ देखो 3 2 4 1 1 2 1। तो CTOHRMT अगर आपकी कंपनी है तो मोबाइल नंबर क्या होगा 3241121। तो सब में आप ऐड करोगे तो टोटल 14 होते हैं। पूछा हुआ जेई का क्वेश्चन है, हाउ मेनी ब्रेविस लैटिस आर प्रेजेंट इन 3D, दैट विल बी योर आंसर विल बी योर 14। क्यों? क्योंकि क्यूबिकल में 3 होते हैं, टेट्रागोनल में 2 होते हैं, ऑर्थोरोमिक में 4 होते हैं, हेक्सागोनल में 1, रोम्बोहेड्रल में 1, मोनोक्लिनिक में 2, ट्राइक्लिनिक में 1। इससे मैंने कहा था कंपनी का नेम, मोबाइल नंबर याद करो, आपको सारा पिक्चर क्लियर होगा। और इसका डायग्राम शेप कैसा होता है आप एनसीईआरटी को प्रिफर करना। फॉर डायग्राम के लिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे योर एनसीईआरटी बुक, उसमें काफी कलरफुल डायग्राम बने हुए हैं, आपको ये देखना है। क्लियर है। तो 2D में 5 आपने देखा और 3D में टोटल 7 है, क्यूबिकल, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। मोबाइल नंबर 3241121, याद रखना टोटल 14 होते हैं। यहाँ पे इक्वल, एक अनइक्वल, दोनों अनइक्वल, एक अनइक्वल, दोनों इक्वल, दोनों अनइक्वल। सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल क्यूबिकल होते हैं, सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल ट्राइक्लिनिक होते हैं। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है। आउट ऑफ दिस 7 हम लोग को जो इस चैप्टर में पढ़ना है क्यूबिकल और हेक्सागोनल, क्यूबिकल और हेक्सागोनल। पहले आप इसको समझ करके लिखो, मैं दोनों यूनिट सेल ड्रॉ करके दिखाता हूं और फिर हम लोग देखते हैं यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल। कितने टाइप के यूनिट सेल होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्रिमिटिव और दूसरा नॉन प्रिमिटिव। फिर हम लोग क्यूबिकल और हेक्सागोन से स्टार्ट करेंगे। क्यूब में पता करना पड़ेगा, क्यूब को मैं आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्यूब में टोटल फेस कितने होते हैं 6, कॉर्नर कितने होते हैं 8, एड्ज कितने होते हैं 12, पता है ना। क्यूब फेस डायगोनल कितने होंगे, बॉडी डायगोनल कितने होंगे, एड सेंटर कितने होंगे, फेस सेंटर कितने होंगे, बॉडी सेंटर कितने होंगे, वगैरह वगैरह चीजें हम लोग पढ़ेंगे। पहले आप इसको लिखो, फिर हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल। इसको लिखने के बाद एक लिखना, देयर आर 14 नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस, नंबर ऑफ ब्रेविस साइंटिस्ट के नेम पे, देयर आर 14 नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस आर प्रेजेंट इन 3D, आर प्रेजेंट इन 3D। Next point, next point. Out of these 7, out of these 7, out of these 7 crystal system,
cubicle are more symmetrical. Cubicle are more symmetrical, normally found in all structure, normally found in most of the structure, while triclinic are more unsymmetrical, while triclinic are more unsymmetrical, while triclinic are more unsymmetrical. ठीक है, हेडिंग डालना टाइप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल ध्यान से देखना, मैं काफी अच्छे से समझा रहा हूं आपको। यूनिट सेल दो टाइप के होंगे, देखना। इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप। एक को बोलते हैं प्रिमिटिव, लिख देता हूं, और दूसरा को बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव टाइप्स। एक को बोलते हैं प्रिमिटिव, दूसरा को क्या बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव को एक और नाम से बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल, एंड नॉन प्रिमिटिव को एक और नाम से बोलते हैं सेंटर यूनिट सेल। क्लियर है? देखना, यूनिट सेल इन विच all the lattice point are present at corner, unit cell in which all the lattice point are present only at corner, वैसा यूनिट सेल जिसमें सारे लैटिस पॉइंट सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे बेटा, सिर्फ उस टाइप के यूनिट सेल को क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। लैटिस यूनिट सेल इन विच ऑल द लैटिस पॉइंट आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। क्लियर? और अगर सबसे मोस्ट सिमेट्रिकल क्यूबिकल था, तो मैं अगर एक क्यूब से बना करके आपको दिखाऊं फटाक से, नंबर ऑफ कॉर्नर, इसको बोलते हैं बेटा कॉर्नर। ये मैं रेड पेन से दिखा देता हूं, ये इसको बोलते हैं एड्ज। क्लियर है? ये जो मैं ब्लू पेन से दिखा रहा हूं आपको, ये देखना, इसको बोलते हैं फेस। तो जितने भी लैटिस पॉइंट है वो कहां होने चाहिए, कॉर्नर पे होने चाहिए। देखो, तो इसको बोलेंगे प्रिमिटिव। क्लियर? लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव है, इसमें लिखना एक लाइन पहले, इसको आप डायग्राम बना लो। यूनिट सेल इन विच ऑल द लैटिस पॉइंट आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड सेंटर, कॉर्नर पे होंगे ही होंगे, उसके अलावा सेंटर पे होंगे, और जिस सेंटर पे होंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग कई नाम बोलते हैं। यूनिट सेल इन विच ऑल द लैटिस पॉइंट आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड सेंटर, दैट इज कॉल्ड एज नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव और सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव में देख लो टाइप इसका, पहला हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर। ऐसा बता देता हूं, यूनिट सेल इन विच ऑल द लैटिस पॉइंट आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड फेस सेंटर। इसमें जो लैटिस पॉइंट होगा एट कॉर्नर एंड फेस सेंटर। डायग्राम देखोगे तो देख लो, डायग्राम पे दिखा रहा हूं। और उसके अलावा कॉर्नर एंड फेस सेंटर, किसी क्यूब में कितने फेस होते हैं, 8। अब ध्यान से देखना, आपको दिखाऊंगा और बोलूंगा। देखो, ये टॉप का फेस सेंटर, ब्लैक पेन से दिखा रहा हूं, तो ये क्यूब का बॉटम का फेस सेंटर। अगर ये क्लासरूम एक क्यूब है, तो छत का एक फेस सेंटर और एक नीचे फर्श का फेस सेंटर, 2 हो गया। एक मेरे लेफ्ट हैंड साइड के वॉल का फेस सेंटर, एक मेरे राइट हैंड साइड का, तो 2 टॉप बॉटम, 2 लेफ्ट एंड राइट, और एक मेरा फ्रंट, एक मेरा बैक, टोटल 6 हो गए ना। फिर से बोलता हूं, एक ऊपर एक नीचे, टॉप और बॉटम, लेफ्ट एंड राइट साइड, और एक फ्रंट और दूसरा बैक। तो देखो, ये टॉप हो गया, लेफ्ट राइट दिखा रहा हूं, लेफ्ट राइट, बचा क्या, फ्रंट एंड बैक। तो ये फ्रंट का है, दूसरा बैक का है, तो इसी को बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर किसका टाइप है, नॉन प्रिमिटिव का टाइप है, पहला। दूसरा, बॉडी सेंटर।
बॉडी सेंटर, ऐसे लिखना, यूनिट सेल इन विच ऑल द लैटिस पॉइंट आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर, कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर। तो डायग्राम दिखा दूं, दिखा देता हूं, बॉडी सेंटर में एक बीच में दिखा दे रहा हूं, दिस इज योर बॉडी सेंटर। थर्ड वन इज योर, क्या हुआ, नेक्स्ट वन इज योर एंड सेंटर, पॉइंट आर प्रेजेंट एट कॉर्नर और एनी टू अपोजिट फेस सेंटर, कॉर्नर एंड एनी टू अपोजिट, तो कॉर्नर पे होगा, इसके अलावा किसी दो अपोजिट फेस सेंटर पे होगा। इफ यू आर कंफर्टेबल कैन आई ड्रॉ द डायग्राम हियर, चलो यहां बनाता हूं, यहां बनाता हूं। ये पहला का डायग्राम है, ये दूसरा का डायग्राम है, ये तीसरा का डायग्राम है। कॉर्नर दिखा दे रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर कोई भी दो फेस सेंटर पे होगा, या तो टॉप लोगे तो बॉटम, साइड लेफ्ट लोगे तो राइट, फ्रंट लोगे तो बैक, या अगर ऊपर है तो नीचे होगा, टॉप तो बॉटम, या लेफ्ट साइड तो राइट साइड, या मेरा फ्रंट तो या बैक, किसी दो पे लोगे। बताओ किस पे लो, तो फ्रंट बैक पे ले लेते हैं, ओके, या टॉप बॉटम पे लो। चलो ना फ्रंट बैक ना टॉप बॉटम, क्या लेते हैं, लेफ्ट राइट लेते हैं, बाजू लेते हैं, क्योंकि आप आजू बाजू में ज्यादा ध्यान रखते हो ना, बिल्कुल। तो कुछ बच्चे होते हैं जो खुद क्या पढ़ रहे हैं उन पे ध्यान देते हैं, और कुछ मुझे पता है बच्चे हैं जो दूसरों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ओके। तो चलो ध्यान मुझ पे ना दो, ना बच्चों पे दो, पढ़ाई पे दो। तो इसको क्या बोलेंगे, एंड सेंटर, इसका डायग्राम ये है। एक और होता है, वैसे तो तीन ही है, एक और मैं पढ़ा देता हूं, जिसको बोलते हैं बेटा एड्ज सेंटर। इसमें कहां होगा, कॉर्नर एंड एड्ज। अब एड्ज की बात करोगे तो इसका डायग्राम मैं यहां बना निकाल देता हूं। आप क्यूब बनाने से डरना मत, जितना बनाओगे। अब देखना एड्ज कितने किसी क्यूब में होते हैं, तो टोटल 12 एड्ज होते हैं। मैं 1 बाय 1 आपको दिखा रहा हूं। देखो नीचे के फ्लोर का 4 एड्ज, 1 2 3 4, ब्लू कलर से थोड़ा दिखाया है। ऊपर के एड्ज का 4 एड्ज, 1 2 3 एंड 4, 4 आपको ब्लैक से दिख रहे, टोटल 12 एड्ज होते हैं। तो हर कॉर्नर पे होगा और एड्ज पे होगा। तो एड्ज को मैं रेड पेन से दिखा दे रहा हूं। ये नीचे के 4 हो गए, ये ऊपर के 4 हो गए, और 4 साइड के होंगे 4, और कॉर्नर वाले को ब्लैक से दिखा देता हूं। ये चौथा का हो गया एड्ज। अब आपको समझ में आ रहा होगा, CTOH RMT फोन नंबर 3241121, प्रिमिटिव बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर। प्रिमिटिव जिसपे कॉर्नर पे ही होंगे, बॉडी सेंटर कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर, एंड फेस सेंटर कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। मतलब अगर प्रिमिटिव के किसी भी सेंटर पे आप पार्टिकल को लाके रख दिए, प्रिमिटिव के किसी भी सेंटर पे पार्टिकल को लाके रख दिए, इट विल कन्वर्टेड इनटू सेंटर्ड यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके बेटा, तो आज की कहानी हम लोग यहीं तक रखते हैं। बेसिकली मुझे अब इसमें 2 यूनिट सेल को काफी डिटेल्स में पढ़ना होगा। तो 2 क्यूब को आप कितना जानते हो, या क्यूब को कितना विजुलाइज करते हो, कल के लेक्चर में यहीं से स्टार्ट करूंगा। क्यूब में एड्ज कितने होते हैं, कॉर्नर कितने होते हैं, साइड कितने होते हैं, फेस कितने होते हैं, फेस डायगोनल कितने कैसे निकालेंगे, बॉडी डायगोनल कैसे निकालेंगे, क्लियर है। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, एक एड्ज का कंट्रीब्यूशन कितना होगा। समझो ये क्लासरूम का ये एक कॉर्नर है, समझो क्लासरूम का ये एक, सॉरी कॉर्नर नहीं बचता हूं, ये एक एड्ज है। तो ये टोटल कितने क्लासरूम का एड्ज हो सकता है। तो समझो ये छत का जो एड्ज है ना बेटा, ये बगल वाले क्लासरूम के छत का भी यही एड्ज है। इसके ऊपर जो क्लासरूम है उसके नीचे के ग्राउंड का एड्ज यही है, और उसके बगल वाला जो क्लासरूम है उसके भी क्लासरूम का ग्राउंड यही है। ध्यान से देखना, अगर वैसे नहीं समझ में आ रहे हो तो समझो ये एक एड्ज है, ऐसे देखना ये एक एड्ज है। तो इसके बगल में जो क्यूब रखा हुआ है ये, तो यही एड्ज था ना। अब तुम भूल गए कि कौन से एड्ज की बात कर रहे थे, इस एड्ज की मैंने बात किया था। तो ये 2 क्यूब का एड्ज है।
और 2 क्यूब अगर इसके पीछे है तो उसका भी एड्ज यही ना, तो एक एड्ज टोटल 4 क्यूब के एड्ज से शेयर हो रहा है ना, इसलिए एड्ज का कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है इन ए क्यूब। हम लोग इसी की बात करेंगे। चलो क्या बात करेंगे, और कॉम्प्लेक्स होगा। माइंड को ठंडा रखो, कंसंट्रेशन ब्लैक बोर्ड पे रखो, पढ़ाई पे ध्यान दो। तो कल के लेक्चर में फिर मैं आज के लेक्चर से रिलेटेड कुछ पूछूंगा कि मोनोक्लिनिक कैसा होता है, ट्राइक्लिनिक कैसा होता है, ऑर्थोरोम्बिक कैसा होता है, रोम्बोइडल कैसा होता है। आपको याद रखिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपसे मैं पूछूंगा, आप जवाब नहीं देते तो आपका एक्सप्रेशन कैसा होता है। तो आप मत सोचना कि आपका एक्सप्रेशन वैसा हो, बेटा पढ़ करके आना। आज का लेक्चर आई होप आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। कल के लेक्चर का कंटिन्यूशन था। आई थिंक अब हम लोग सिलेबस पे थोड़ा आ रहे हैं। टाइप ऑफ तो क्रिस्टल लैटिस में यूनिट सेल क्या होती है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब पहले कल सॉलिड देखें, सॉलिड में टाइप ऑफ सॉलिड में क्रिस्टलाइन सॉलिड देखें। अब उस क्रिस्टलाइन सॉलिड को आज हम लोग पढ़ने की, जिसमें देखिए अरे उसमें भी यूनिट सेल होता है, कई टाइप के यूनिट सेल है। अब कई टाइप के यूनिट सेल में कल पढ़ेंगे हम लोग, उसमें से क्यूबिकल और हेक्सागोनल यूनिट सेल को। अपने आप को इसी कंसंट्रेशन, इसी पेस और इसी पीक के साथ आप बनाए रखिएगा। डिस्ट्रैक्शन को जितना आइसोलेट और एलिमिनेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उतना आइडेंटिफाई करके आप एलिमिनेट करिए। मेरे और आपके बीच में, आपकी और आपके मंजिल के बीच में सिर्फ एक ही चीज है जो आपको उससे दूर ले जा सकता है, आपका डिस्ट्रैक्शन। आप समझदार हैं ही, यही चीज मुझे आपको याद दिलानी थी। इतने देर तक हम दोनों को एक साथ बने रहने के लिए, सुनने और समझने के लिए, आपको आपका काम अच्छे से करने के लिए, ये मत बोलना नोट्स नहीं बनाए। आप मेरे साथ ही अपना नोट्स कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कल या परसों के लेक्चर के बाद से, 3rd या 4th लेक्चर बाद से फिर आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग उतना तक काम कर चुके हैं कि आप क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर है? तो कोई काम आप पेंडिंग मत रखें, हर सब्जेक्ट को इतना ही ध्यान से पढ़े जितना ध्यान से आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, क्योंकि एक केमिस्ट्री के एक क्वेश्चन से अगर 4 मार्क्स आते हैं तो पैरेलली बायो और मैथमेटिक्स के भी एक क्वेश्चन से 4 मार्क्स आएंगे, और फिजिक्स के भी एक क्वेश्चन सही होने से 4 मार्क्स आते हैं। तो सब्जेक्ट के इंपोर्टेंस को आप अपने हॉबीज या इंटरेस्ट पे बेटा क्लासिफाई मत करें। हर सब्जेक्ट का उतना ही इंपॉर्टेंस है। मुझे लगता है मैं ही एक इकलौता टीचर हूं जो हमेशा चिल्लाता हूं, हर सब्जेक्ट को आप उतने ही ध्यान से पढ़ें। आपको अपना काम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, और अपने कैरियर और अपने फ्यूचर को जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बनाएं। उसके लिए आपको पढ़ना होगा, उसके लिए मुझे पढ़ाना होगा। मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम अच्छे से करें। क्लियर है? लेक्चर कैसा लगा बताना जरूर बेटा, आप रिप्लाई करके बताना जरूर, ठीक है? काम चोर के जैसे ऐसे देख करके मत निकल जाना है। ओके एंड बाय बाय।